Hello everyone, in this video lecture we will discuss about group 15 elements that is nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली में बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, देन आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 57 एंड एट लास्ट जो बिस्मथ है उसका एटॉमिक नंबर 83 है। तो इनके एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिंपली 1s2, 2s2, 2p3 भी हम कह सकते हैं। चूँकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, जैसे एटॉमिक नंबर इनके इंक्रीज़ होते हैं तो एटॉमिक नंबर चूँकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे बिस्मथ का 83 है तो काफ़ी ज़्यादा हमको क्या करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है और लिखने में फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम का 2 होता है तो 2 के लिए यानी कि 1s2 के लिए हमारे पास क्या है, हीलियम हमने लिख दिया, देन 2s2 और 2p3। तो जो आउटर शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका क्या करते हैं, मेंशन करते हैं जनरली। ठीक इसी तरीके से नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो 1s2, 2s2, 2p6 नियॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके आगे का जो है वो 3s2 और 3p3 हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, जो हमने मेंशन कर रखा है जो वैलेंस शेल है उसके लिए। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से ns2 और np3। तो इस तरीके से हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो जितने भी इनके एलिमेंट हैं उनकी वैलेंस शेल में हमारे पास जो एस सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी और जो पी सब शेल है वो आपके पास हाफ फिल्ड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो हमारे पास एस है वो हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है और ये जो पी होगी वैलेंस शेल में वो हमारे पास हाफ फील्ड है। तो इसी वजह से इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो इसके एडजेसेंट ग्रुप्स मेंबर्स होते हैं इनसे उससे काफ़ी डिफ़र हो जाती हैं, क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है। तो अगर हम 14 ग्रुप की बात करें तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पी सब शेल में, और अगर हम बात करें 16 की तो वहाँ पे 4 नाइट ऑक्सीजन फैमिली में अगर हम बात करें तो वहाँ पे पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो दोनों में ही हमारे पास कम्प्लीटली जो फील्ड एस है वो तो होती है, बट जो हाफ फील्ड पी सब शेल है वो अवेलेबल नहीं होती है, वो खाली किस में हमारे पास है, 15 ग्रुप एलिमेंट्स में। तो इसी से इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की डिफरेंट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका एटॉमिक साइज का, यानी कि एटॉमिक रेडियस का इनका जो साइज है, तो टॉप टू बॉटम जनरली जैसा पीरियोडिक नेचर होता है, टॉप टू बॉटम आने पे हमारे पास क्या है कि एटॉमिक साइज में भी इंक्रीमेंट आता है। नंबर्स ऑफ शेल आप देख सकते हैं बढ़ रही हैं। 2 सेकेंड शेल है यहाँ पे, वैलेंस शेल 3rd, देन 4th, देन 5th, देन 6th। तो नंबर्स ऑफ शेल चूँकि इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं टॉप टू बॉटम आने पे हमारे पास क्या है, इनका एटॉमिक साइज जो है यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। बट जो इंक्रीमेंट है वो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो एंटीमनी से बिस्मथ में आते हैं वो उतना ज़्यादा हमारे पास इंक्रीमेंट नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू दी जो इनके स्टार्टिंग मेंबर्स हैं। तो इसके लिए जो हम रीज़न देते हैं वो बेसिकली जो प्रेजेंस है एफ और डी सब शेल्स की, उसको हम मेंशन करते हैं। अगर हम इनमें देखें तो हमारे पास जो सब शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो एस है या पी है। जब हम बॉटम में आते हैं तो हमारे पास डी और एफ आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो सब शेल हैं एफ या जो डी है उनमें इंक्रीमेंट आता है। तो चूँकि हमको पता है कि जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी डिफ्यूज़ होते हैं, एफ में तो उससे भी ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियाई को अच्छे से जो उसका चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिससे कि उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ एंड डी इलेक्ट्रॉन, जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस आता जाएगा, जिसकी वजह से जो इंक्रीमेंट है टॉप टू बॉटम आने पे वो हमारे पास कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये बात करें कि हमारे पास न्यूक्लियस है और इस एरिया में हमारे पास एफ इलेक्ट्रॉन आ गए, सपोज दैट एफ या डी इलेक्ट्रॉन आ गए, तो
तो ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियाई को इतना अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे और शील्डिंग नहीं कर पाएंगे, हम सिंपली ये भी कह सकते हैं। और जो आउटर शेल में जो हमारे पास रीजन है वो एस या पी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जिससे क्या है कि साइज में इसमें उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा जितना स्टार्टिंग मेंबर्स में होता है। नेक्स्ट जो हम अगर बात करें इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या है कि डिक्रीज होती जाती है, जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, जो एक आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक नेचर होता है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेल H1 है, डेल H1 मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब हम नाइट्रोजन को सिंगल पॉजिटिव करना चाहेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कम होगी, जो सेकंड हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और देन फिर हमारे पास जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो ये भी जनरल ट्रेंड है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जनरली लेस होती है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है किसी भी वैलेंस शेल में से, बट जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो न्यूक्लियाई यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी टफ होता है। तो इसी तरीके से थर्ड को भी निकालना और आप कह सकते हैं कि टफ हो जाता है। तो ये भी एक जनरल ट्रेंड है इसमें कि हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी उसमें इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है वो ये है कि जो 14 ग्रुप्स एलिमेंट हैं उनके रिस्पेक्ट में इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन 16 ग्रुप आपने देखा होगा कि लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, बट 16 ग्रुप एलिमेंट्स से भी क्या होता है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। तो उसका रीज़न जो है वो ये हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर हम बात करें 14 ग्रुप एलिमेंट्स की तो वहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी सब शेल में। और अगर हम बात करें 16 ग्रुप एलिमेंट्स की तो हमारे पास वहाँ पे जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है पी में वो 4 होगा। तो चूँकि इसमें हमारे पास एक्सचेंजिंग हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास हाफ फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। यहाँ पे इनमें या इतना तो इंटरचेंजिंग का एक्सटेंट हो सकता है, बट वो एम्प्टी ऑर्बिटल में नहीं जा सकते हैं। तो ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी आ सकता है और ये यहाँ पे भी जा सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपके पास इतना ही एक्सटेंट है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट स्पिन के साथ है, ये हमारे पास यहाँ पे नहीं कर सकता है मूवमेंट, तो इसको कैप्चर करना इजी हो जाता है। तो यही रीज़न है कि हमारे पास जो 15 ग्रुप एलिमेंट है इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इनके एडजेसेंट ग्रुप्स हैं, डेट मीन्स 14 ग्रुप, और जो 16 ग्रुप है उनसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, चूँकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से क्या है कि टॉप टू बॉटम आने पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिक्रीमेंट होता है। अगर हम इनका नेचर की बात करें तो जो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जब हम आते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। बट जो इनके बॉटम में जो एलिमेंट है एंटीमनी और बिस्मथ, इनमें चूँकि साइज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उनसे रिलेट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा ट्रेंड उनका होता है वैसा ही लगभग आप कह सकते हैं कि ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होता है। अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली ये पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। ये जो अपनी नेचुरल जो इनकी स्टेट है वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये डायटोमिक फॉर्म में जनरली रहता है। बाकी जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड होते हैं और जो इनकी स्टेट है एटॉमिक वो इनकी पॉलीएटॉमिक स्टेट होती है। दैट मीन्स इनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहते हैं। अब वो बात अलग हो सकती है कि वो मेटेलिक
बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। बट स्टिल आप ये कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड नहीं रहते हैं। जैसे आइडियल गैसेस हमारे पास आइसोलेटेड रहता है एटम, ये आइसोलेटेड नहीं रहते हैं। नाइट्रोजन जनरली डायटोमिक फॉर्म में, N2 फॉर्म में, और जो बाकी एटम्स हैं हमारे पास वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। यही रीज़न है कि इनके एलोट्रॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब के एलोट्रॉप्स हमारे पास होते हैं। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, आर्सेनिक के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो चूंकि ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन जब होते हैं तो वो अलग अलग पैटर्न से एक दूसरे को कंबाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके एलोट्रॉप्स फॉर्म हो जाते हैं। बट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ हम ऐसा इस तरीके से हम कैटिनेशन की बात नहीं कर सकते हैं कि नाइट्रोजन कैटिनेशन शो करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर तो सभी के पास है स्टिल, बट इसके पास लोन पेयर भी है और साइज छोटा है, जिससे इनकी जो अप्रोच है वो काफ़ी क्लोज रहते हैं एक दूसरे से, जिससे कि ये जो लोन पेयर है वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिससे इनमें रिपल्शन होता है। और रिपल्शन होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं रह पाती या काफ़ी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है सिंपली। तो चूंकि इनके बीच में रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से इनको दूर जाना पड़ेगा, और जैसे ही ये दूर जाएंगे तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग से ये क्या करते हैं, बॉन्ड नहीं बना सकते। बट अगर हम फॉस्फोरस वगैरह की बात करें तो चूंकि इनका साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है, और जिससे लोन पेयर के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि ये मेंटेन कर सकते हैं। रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए, इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, आपस में कैटिनेशन कर सकते हैं और एक अलग अलग आप कह सकते हैं कि एलोट्रॉप्स को फॉर्म कर सकते हैं। नाइट्रोजन इसी रीजन की वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ट्रिपल बॉन्ड बना के ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो कि तो एग्जिस्ट कर लेता है। लोन पेयर में जो रिपल्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और जो उनकी ओरिएंटेशन होती है वो भी ऐसी हो जाती है कि वो एक दूसरे को इतना रिपल नहीं कर पाते हैं कि ये दोनों टूट जाएँ। तो फिज़िकल स्टेट में इनका जो जिस तरीके से रहते हैं वो पॉलीएटॉमिक वे है। नेक्स्ट अगर हम इनकी कैरेक्टर की बात करें तो जो स्टार्टिंग के टू मेंबर्स है, डेट मीन्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। वहीं आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर हम बात करें तो ये मेटलॉइड्स हैं, और जो बिस्मथ है वो हमारे पास मेटल है। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जा रही है, तो इसी वजह से इनका मेटेलिक कैरेक्टर आता जाता है। और आर्सेनिक और एंटीमनी जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। Here we have a table in which we describe some physical properties of nitrogen, phosphorus, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो एटॉमिक साइज आप देख सकते हैं इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ करता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देन उसके बाद रेडियस इनकी यानी कि साइज इंक्रीज़ करता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है फॉस्फोरस के बीच में 70 से 110 तक हम जाते हैं, कोवेलेंट रेडियस 70 पिकोमीटर से 110 पिकोमीटर पे कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम लास्ट के दो मेंबर देखें एंटीमनी और बिस्मथ में, तो 140 थे, हम 150 में जाते हैं, यानी कि 10 यूनिट का ओनली इंक्रीज़ होती है यहाँ पे। वहीं नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जाने पे ऑलमोस्ट 40 यूनिट्स यानी कि 40 पिकोमीटर्स का इंक्रीमेंट होता है रेडियस में, तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें चेंज आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वही कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करती है ये टॉप टू बॉटम जाने पे, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी हम देख सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट है वो होता जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिक्रीज़ करती है। स्टार्टिंग के मेंबर में ज़्यादा डिक्रीमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट वन। तो लास्ट में एंटीमनी और बिस्मथ की ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि जो साइज है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। अब अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी जो रिएक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की के साथ, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 +5 हम इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। तो
ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं, +5 शो करते हैं। साथ ही साथ अगर हम नाइट्रोजन या फॉस्फोरस स्टार्टिंग मेंबर की बात करें तो ये -3 भी शो करते हैं। 1 +2 और +4 तक भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो +3 +5 -3 इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन शो करता है या फॉस्फोरस शो कर सकता है, जो ऑक्सा एसिड है या इनके जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे ये बेसिकली शो करते हैं। तो जनरल जो है वो हमारे पास ये है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की या जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो हमारे पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, क्योंकि इनके पास जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 में H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो इससे इसके पास क्या है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह सकते हैं कि फॉर्म होगी। अब अगर हम बात करें टॉप से बॉटम जाने पे, चूँकि हमने देखा कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज़ करती है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि इनका जो मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है। अगर बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ये इंक्रीज़ करने लग जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इतनी जल्दी फॉर्म नहीं करेगा +3, या कम एलिमेंट्स के साथ फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन या अपने से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उन्हीं के साथ अटैच होते वक्त ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बट जो नीचे के एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते जा रहे हैं वो ये बहुत जल्दी शो करेंगे। ठीक इसी तरीके से +5 भी ये क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो +5 जब बेसिकली हम देखते हैं तो चूँकि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5+5 तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को। जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई से दूर जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि +3 की तो स्टेबिलिटी बढ़ती है टॉप से बॉटम जाने पे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। इसका रीज़न है बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को अगर आप डिस्कस कर चुके हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं किया तो आप एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इजीली। जब हम बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन एंड D इलेक्ट्रॉन, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनकी प्रेजेंस होती है, और हमको पता है ये ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं और शील्डिंग नहीं कर पाते हैं। इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियाई को कैप्चर करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास NS वाले, यानी कि जो आउटर शेल में जो S इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इतना अच्छा अट्रैक्शन हो जाता है कि ये ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इतने अच्छे इंटरेक्टेड हैं कि ये ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाते हैं, और जो हमारे पास P वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फर्दर केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे ये हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर सकते हैं। चूँकि ये इनर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टेड है न्यूक्लियस की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्दर आप इनको निकालना काफ़ी टफ होता है, जिससे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म नहीं हो पाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम जो जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो +3 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज़ होती है, +5 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज़ हो जाती है। सिंपली हम कह सकते हैं नाइट्रोजन को अगर हम छोड़ दें एक्सेप्शनली, तो एक तो अलग ट्रेंड है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर दी, तो प्लस वाले की तो वैसे भी हम कह रहे हैं कि जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ होती है। बट उन प्लस में अगर हम बात करें वो ऑब्वियस है कि टॉप वाला जो है कि वो +5 नहीं देगा ज़्यादा, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन ज़्यादा शो करेगा। बट एक जनरल बात हमने जो पॉजिटिव के रिगार्डिंग कही है कि टॉप से बॉटम आने पे पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो उनमें हमारे पास +3 या +5 किसकी बढ़ेगी, तो +3 की तो बढ़ेगी, बट +5 की आप कह सकते हैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक तो बहुत अच्छे से शो कर देते हैं। बट एंटीमनी और बिस में जब D हमारे पास इलेक्ट्रॉन और F इलेक्ट्रॉन आते हैं तो +5 शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस होती हैं जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।